नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव इन्फिनिटिव वर्ब्स रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको सरल भाषा में बता दूं इन्फिनिटिव वर्ब्स हुआ क्या करती हैं। क्रिया के साधारण रूप, इन्फिनिटिव वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया के साधारण रूप। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का हम अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया करते हैं, इंग्लिश में उन्हें वर्ब्स बोला जाता है। तो क्रिया के जो साधारण रूप हुआ करते हैं उन्हें इन्फिनिटिव वर्ब्स बोला जाता है। मोस्ट वर्ब्स हैव एन एक्टिव इन्फिनिटिव फॉर्म्स विद और विदाउट टू। हो सकता है टू लगा हो वाक्य के अंदर, हो सकता है टू ना लगा हो। दोनों ही रूपों में हमें इन्फिनिटिव वर्ब्स देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके पास कुछ एग्जाम्पल है स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं टू कैच, टू हेल्प, टू डू, टू वॉच। मोस्ट वर्ब्स आल्सो हैव अ पैसिव इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी कई सारी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका पैसिव इन्फिनिटिव रूप हुआ करता है। विच कंसिस्ट ऑफ द इन्फिनिटिव बी, जिसके अंदर बी शब्द भी जुड़ा होता है। और विद और विदाउट टू, हो सकता है वो टू के साथ में हो सकता है टू के साथ में ना हो। प्लस द ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया की तीसरी अवस्था लगी हुई रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टू बी कॉट, टू बी कॉट। तो जैसा हमने बोला कि क्रिया के अंदर आपका टू भी लगा रह सकता है, बी भी लगा रह सकता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी रह सकती है। तो यहाँ पर तीन एग्जाम्पल है, आप तीनों को देख सकते हैं। इस प्रकार की वर्ब्स को इन्फिनिटिव वर्ब्स बोला जाता है, क्रिया के साधारण रूप बोला जाता है। टू बी हेल्पेड और टू बी लेफ्ट। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव इन्फिनिटिव काम करता है और किस प्रकार से पैसिव इन्फिनिटिव काम करता है। तो आप देखें एक्टिव का एक एग्जाम्पल है, द सीबीआई इज डिटरमाइंड टू ट्रैक डाउन द कल्प्रिट्स। The CBI is determined to track down the culprit, and the passive form of the sentence will be the CBI is determined that the culprits will be tracked down. The CBI is determined that the culprit will be tracked down. तो इस प्रकार से इन्फिनिटिव वर्ब्स में हमें परिवर्तन करने होते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस का अगला एग्जाम्पल को लेंगे इन्फिनिटिव का, तो आप यहाँ पर देखें, आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्राइव इन द फॉरेन लोकल, I prefer taxis. I do not want to drive in a foreign local. I prefer taxis. और जब इसका पैसिव फॉर्म देखेंगे, the passive form of this sentence will be I prefer to be driven in the taxi on the foreign local. I prefer to be driven in a taxi on a foreign local. And the third sentence is active infinitive. Come on, there is work to do. Come on, there is work to do. And the passive form of the infinitive will be Come on, there is work to be done. Come on, there is work to be done. अब यहाँ पर हम देखेंगे द पैसिव इन्फिनिटिव इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द रिसीवर, यानी पैसिव इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है जब जिसको संदेश दिया जा रहा है उसकी तरफ हमारा फोकस है, रिसीवर की तरफ हमारा फोकस है, ऑफ द एक्शन, कार्य का, ऑफ द वर्ब, क्रिया के। तो क्रिया के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसका जो रिसीवर है उसके ऊपर यदि हमारा फोकस है तो वहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, आई वॉज होपिंग टू बी इलेक्टेड एज द कॉलेज प्रेजिडेंट विच डिड नॉट हैपन। अब रूल ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव ये रहता है कि बी इज एडिड, बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं टू बी इलेक्टेड, तो बी का इस्तेमाल किया गया। आफ्टर टू, टू के बाद में किया गया है। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ इलेक्ट है हमारी वर्ब, उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इस प्रकार की दो तीन चीज़ों का ध्यान इन्फिनिटिव वर्ब्स के अंतर्गत रखना पड़ता है। क्या क्या? जैसे बी को ऐड कर लिया जाता है, टू का इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है, और जो बाकी के रूल्स हैं यदि वो अप्लाई हो रहे हैं तो उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया का चुनाव करना है। पैसिव वॉइस जब कभी भी हम लगाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। कई बार हमें बाय का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। उसके साथ साथ नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदलना होता है। उन सभी बेसिक
नियमों का तो हमें पालन करना ही पड़ता है। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि हम इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पर वो नियम भी अप्लाई होंगे, प्लस इन्फिनेटिव के जो अलग से नियम है, जो रूल्स हैं, जो एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें अभी तक हमने समझी हैं, जैसे बी को ऐड किया जाता है, टू को ऐड किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखें। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जो अब हम सरल वाक्य बनाते हैं, किसी भी टेंस के अंदर बनाते हैं, 8 टेंसेस के अंदर एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि 8 टेंसेज में ही लागू होती है, 4 टेंसेज में लागू नहीं होती है। उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और उसके साथ में फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। इन सभी टेंसेज में हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती, इनको छोड़ के बाकी की जो 8 टेंसेज होती हैं उसमें हमारी पैसिव वॉइस बनती है। तो उन 8 जो टेंसेज है जिनमें पैसिव वॉइस बनती है, वहाँ पर क्या रूप रहेगा इन्फिनेटिव वर्ब्स का, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्टिव में ये रूप रहेगा जैसा आप पहली 2 लाइनों में देख सकते हैं, और पैसिव में ये नीचे वाला रूप रहेगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग जिस टेंस में आप हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये यहाँ तक आ जाएगा कि हमें यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेंस कौन सा है। जैसे हम सरल भाषा में कहें तो इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं प्रेजेंट के, और वाज और वर का हम प्रयोग करते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में, हैज और हैव का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, हैड का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो आप समझ गए कि मतलब हमें एक्टिव वॉइस जब मिलेंगी तो उसमें हमें कौन सा टेंस है उसके अनुसार उसके पैसिव वॉइस में कौन सा क्रिया का रूप लगेगा वो हमें लगा देना होता है। फिर इसके बाद में हमें टू लगाना है, फिर क्रिया की पहली अवस्था लगानी है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट जोड़ देना होता है। तो एक्टिव वॉइस में तो इन्फिनेटिव वर्ब्स के साथ में यह स्ट्रक्चर काम करता है। जब हम पैसिव वॉइस में होते हैं तो स्ट्रक्चर इस रूप में बदल जाता है, जैसे हमने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सब्जेक्ट बना के तो पहले आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में उसी के अनुसार जिस टेंस का आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस टेंस के अनुसार ही, पैसिव वॉइस के रूल्स के अनुसार ही, जैसा हमने इस वीडियो सीरीज़ की प्रेजेंटेशन में अलग अलग के ऊपर वीडियो बना रखी है और सबके रूल्स को काफ़ी डिटेल्स में समझा रखा है, उन नियमों के अनुसार ही हमें एक हेल्पिंग वर्ब का हमें चुनाव करना पड़ता है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, यहाँ तक हमें किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का एक चुनाव करना पड़ेगा, टेंस के अनुसार ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम टू लगा देंगे, फिर बी वाक्यों में, सभी वाक्यों में लगा दिया जाएगा, इन्फिनेटिव वाले में सभी में बी लगा दिया जाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब्स वाले वाक्य में। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब रहेगी, जो मुख्य क्रिया रहेगी, उसकी तीसरी अवस्था को हम लगा देंगे पैसिव वॉइस में। हम शुरू से बताते रहे हैं कि पैसिव वॉइस में जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हमेशा और हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है। उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म लगा देते हैं। इसको मैं सरल भाषा में कहता हूं कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसे ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाता है। तो आप समझे होंगे, थोड़ी सी जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं कि किस प्रकार से एक्टिव में हमें फॉर्म मिलता है और किस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें पैसिव में मिला करता है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस का था। यहाँ पर हम 2 उदाहरण भी इसके लेके आए हुए हैं ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें। जैसे यहाँ पर लिया गया आई एम टू फिनिश दिस होमवर्क, आई एम टू फिनिश। अब देखिए टू फिनिश वर्ड आ गया, जब टू फिनिश इस रूप में आ गया तो इसी को इन्फिनेटिव फॉर्म बोला जाता है। तो दिस होमवर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। तो आप देखेंगे, जैसे हमने स्ट्रक्चर में भी बता रखा है कि भाई सबसे पहले एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म है वो आ गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट था होमवर्क, तो हमने उसी को ले लिया दिस होमवर्क। उसके बाद हमने बता दिया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज। जैसे हमने कई सारे अल्टरनेटिव ले रखे हैं, इज, आर, एम, वाज, इनमें से भी हमें कोई अल्टरनेटिव लेना पड़ता है अपने टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें अल्टरनेटिव लेना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे इज, एम, आर का प्रयोग हो रखा है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में हमें बी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो
यहाँ पर पैसिव बनाते समय हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लिया। फिर जैसा हमने बता दिया ऊपर स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे टू का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसमें भी टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने बी का इस्तेमाल बताया है, बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, तो क्योंकि फिनिश यहाँ पर हमारी वर्ब है, उसकी तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड हुआ करती है, उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमने बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने जो लास्ट में हमने बताया सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है आई, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है, जो कि होता है मी। दूसरे वाले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। योर सन इज टू लर्न लैंग्वेज, आप देखेंगे टू लर्न फिर आ गया इन्फिनेटिव का ही रूप है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी इजएमआर का प्रयोग किया गया, फिर हमें पैसिव बनाते समय बी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बनाते हैं, हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है योर सन, और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है इन्फिनेटिव वर्ब्स है टू लर्न, और इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है लैंग्वेजेस। तो आप देखेंगे लैंग्वेजेस जो कि प्लूरल नाउन हुआ करता है, तो प्लूरल नाउन का ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले लगा दिया लैंग्वेजेस, और प्लूरल नाउन के साथ में इज नहीं आता, एम नहीं आता, बल्कि आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आर का इस्तेमाल कर लिया जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी। उसके बाद में हमने जैसा स्ट्रक्चर में बताया, हमने भाई ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म लगा दिया, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद हमने टू लगाना है तो हमने टू लगा दिया। उसके बाद हमने बताया बी लगाना है जी, बी लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारी क्रिया क्या है, हमारी वर्ब है लर्न, याद करना, और लर्न याद करना की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ करती है लर्न, तो आपने टी और लगा देना है इसमें। और उसके बाद में बाय का इस्तेमाल, जैसे हमने स्ट्रक्चर में भी बताया बाय का इस्तेमाल करो जी, तो बाय का इस्तेमाल किया। उसके बाद में हमने लास्ट में वो काम कर दिया जो किया जाता है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म लगा देना है। एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट क्या है, योर सन, तो आपने लास्ट में योर सन लगा देना है। तो मैं समझता हूं इन दो एग्जाम्पल्स को हमने समझाया, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको जानकारियां कम महसूस होती हैं, कम हैं, तो और आप पूरी तरह से परफेक्ट सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बल्कि मैं कहूँगा कि 100% कवर करने की एक कोशिश इस वीडियो प्रेजेंटेशन की सीरीज में की गई है। और आप वहां से काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक टेंस को रिवाइज करें, हर टेंस के अभ्यास को करें, थोड़ा सा अगर आप लिखित भी प्रैक्टिस कर लें और सभी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखकर और फिर उन पर अभ्यास करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, तो 100% आप स्वयं भी इस टॉपिक के अंदर, कम से कम एक्टिव और पैसिव वॉइस के टॉपिक के अंदर 100% सही रूप में खुद भी सीख सकेंगे और फिर दूसरों की भी सीखने में थोड़ी सी मदद कर सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हम देखते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने पिछली स्क्रीन पर जो कुछ भी देखा वो सभी था सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर आ गए हैं कि नेगेटिव में हमारे फॉर्म क्या हुआ करते हैं एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव वर्ब्स के अंदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया रहता है, उसके बाद कोई मॉडल दिया गया होता है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इस प्रकार के मॉडल दिए गए होते हैं। यूज्ड है, मस्ट है, शुड है, इस प्रकार का मॉडल दिया गया होता है। फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा रहता है, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लगी रहती है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जबकि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का इन्फिनेटिव वर्ब्स के अंतर्गत, तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। उसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा। उसके बाद हम टेंस के अनुसार ही इन दी गई हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चुन लेंगे, जैसे इज आ सकता है, आर, एम, वाज, वर, हैव या हैड। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के अंतर्गत आएगी। इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो सीरीज की श्रृंखला में हमने बताई है। उसके बाद जब हमने सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब चुन लिया, उसके बाद हमें बाय का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब लगाना है और वर्ब की क्रिया की तीसरी अवस्था का यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। जैसा हम बार बार बताते हैं कि भाई हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है। उसके बाद हमें बाय का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म हमें लगा देना होता है। और इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको कहता है प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है। जब कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य बने होते हैं तो उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है इन्फिनेटिव वर्ब्स के अंतर्गत, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले मॉडल्स आते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे कैन है, कुड है। हमने कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे भाई टेंसेस के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो आप देखेंगे इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव,
हिंदी में कहूं तो प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों ही वाक्यों में सबसे पहले यहाँ या तो प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है, यानी WH फैमिली का वर्ड आ जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है, या फिर दूसरा रूल ये है कि उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लगा दी जाती है। इन्फिनेटिव वर्ब्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मॉडल्स जो होता है वो सबसे पहले लगा दिया जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर, और उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। जबकि जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस रूप में बदल जाएगा। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है। टेंस वाला ही रूल यहां पर भी अप्लाई होता है इन्फिनेटिव वर्ब्स में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत, कि भाई अगर प्रश्न सूचक वाक्य है तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। टेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगा। इज किन किन सब्जेक्ट के साथ में आता है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट किसी का नाम तो फिर इज आएगा। अगर सब्जेक्ट है वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर आर आएगा। अगर सब्जेक्ट है आई तो फिर एम लगाया जाता है। इसी के साथ अगर सब्जेक्ट है आई और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो फिर वाज लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो वर लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और किसी का नाम तो हैज लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो हैव लगाया जाता है। और फिर अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड लगाया जाता है। अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये जो तीन अल्टरनेटिव देखेंगे इज, आर और एम, ये हमें प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलते हैं। जबकि जब आप देखेंगे वाज और वर, ये दोनों अल्टरनेटिव हमें पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो वर्ब देखेंगे हैज और हैव, ये दोनों हमें प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ यदि बीन लगा होता है तो वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप हैड की बात करें तो हैड हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट के परफेक्ट टेंस की। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा जो हमारे चैनल का नाम भी है पे अटेंशन, थोड़ा सा आपको ध्यान तो जरूर देना पड़ेगा। तो इसके बाद में जब हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली है उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म हमने लगा देना होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाकर हमने लिख देना होता है। उसके बाद में हमने टू का इस्तेमाल करना है, फिर बी का इस्तेमाल करना है, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर हमें बाय का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म हमें लिखना होता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर लिख देना होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ आपको देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारियाँ आपके थोड़े काम की रही होंगी। प्लस अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बच्चे कहते हैं कि जी क्या ग्रामेटिकल रूल से ही, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तमाम तरह के लोग अपने दावे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन देखिए जी घर बैठे ऐसी कोई सीडी नहीं बनी हुई, ऐसी कोई डीवीडी नहीं बनी हुई जिसको आपके माइंड के अंदर डालकर आपके अंदर वो इंग्लिश को इंस्टॉल कर दिया जाए और आप रात को सोएं तो हिंदी बोले और सुबह उठे तो आप इंग्लिश में बोलने लग जाएं। ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करती। झूठे दावों के ऊपर बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल एक ही तरीका होता है कि किसी भी विषय की गहराई को समझकर उसके ऊपर आप यदि अभ्यास करें। इंग्लिश तो छोटी चीज है, यदि आप अलग भाषाओं को भी सीखना चाहें, आपने सुना होगा प्राचीन काल में कई सारे लोग हुआ करते थे जो एक साथ 7 भाषाएं बोल सकते थे, 8 भाषाएं बोल सकते थे। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कई सारी भाषाओं के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो वो पकड़ उनकी उतनी मजबूत कैसे हुई है? वो सरल सी बात है, उन्होंने उस चीज को काफी अभ्यास किया है। तो आपको भी यदि आप इंग्लिश में अभ्यस्त होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उस चीज़ में आप उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। उसकी जानकारी और उसके बारे में आपका ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।